अरे पुनर्जागरण कैसा प्रश्न कर रहे हैं आप। आज जन जन के मन में केवल एक ही उद्देश्य रह गया है कि हम अपने बच्चे को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाए। यदि आप अपने पिता को नहीं पूछते तो आपका कौन सा रहन सहन अच्छा हो गया। आप ही से मैं पूछता हूं, बताइए कोई रहन सहन अच्छा हुआ। और वो दिन दूर नहीं है, यही क्रम चला तो हम पूरे ही सिस्टम का तहस नहस हो जाए। प्राचीन भारत में सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे देश में सल्तनत, मुगल तथा ब्रिटिश शासन व्यवस्था की साम्राज्यवादी नीति, साथ ही औपनिवेशिक संस्कृत और सभ्यता के प्रचार एवं प्रसार के कारण सनातन संस्कृत पर कुठाराघात हुआ, जिसके चलते सनातन संस्कृत का लोप होना शुरू हो गया, जिसके कारण 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण हुआ। इसके बावजूद भी वर्तमान में भारतीय सभ्यता एवं समाज पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पूर्ण रूप से पड़ा हुआ है। इसी कारण हमारे देश के बच्चे, जो हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र का भविष्य है, सनातन संस्कृत से विमुख हो रहे हैं। इससे उबरने के लिए आज पुनः सभ्यता और संस्कृत के पुनर्जागरण का समय आ गया है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पारदर्शी विकास समाचार पत्र पारदर्शी अचीवर कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, क्यों किया जा रहा है, इसके लिए पारदर्शी विकास समाचार पत्र के संपादक सुशील कुमार जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपसे जो ये भारतीय सनातन संस्कृत का पुनर्जागरण करने के उद्देश्य से आपने पारदर्शी अचीवर कार्यक्रम का संचालन करने जा रहे हैं, तो ये पारदर्शी अचीवर कार्यक्रम क्या है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, या विस्तृत रूप से यह बताइए। जी पीयूष जी। देखिए पीयूष जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि धीरे धीरे सनातन संस्कृत को विलुप्त किया जा रहा है। बहुत सी ऐसे लोग लगे हुए हैं, ऐसी संस्थाएं लगी हुई हैं, ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जो सनातन संस्कृत को विलुप्त करने के लिए दिन रात प्रयासरत हैं। ऐसी स्थिति में, जबकि वास्तव में अगर सही बात की जाए तो सनातन कोई धर्म या कोई विशेष ये नहीं है कि हम सनातन का मतलब मान ले कि मुझे पूजा ही करनी है, मुझे इस तरह से करना है, ऐसा कुछ है। सनातन हमें जीने की कला सिखाती है। सभ्यता, संस्कृति, सनातन एक संस्कृत है आपका मतलब। हाँ जी, हाँ, कोई धर्म नहीं, संस्कृत है, ये संस्कृति है, हमें जीने की एक कला है ये। हाँ, जो हमें सिखाती है और हमें अध्यात्म की ओर ले जाती है। हाँ, जिससे हम अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। आज के समय पे क्राइम बहुत बढ़ गया है, संबंधों में वो प्रगाढ़ता नहीं रह गई है। हम अपने संबंधों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। विद्यालय में शिक्षा का केवल एक ही तात्पर्य रह गया है और वो रह गया है नौकरी करना। सारी शिक्षा मुझे अंत में नौकरी करने के लिए ही प्रेरित करती है, व्यक्तित्व निर्माण के लिए नहीं। व्यक्तित्व निर्माण के लिए नहीं। तो आपने ये पारदर्शी अचीवर कार्यक्रम जो संचालन, इसका क्या पारदर्शी अचीवर की अगर हम बात करें, क्या है ये पारदर्शी अचीवर एक सम्मान है, क्योंकि आज के समय पे बच्चों को अगर सीधा सीधा हम भारतीय संस्कृत और सभ्यता की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, तो चूंकि वो उससे बहुत ज्यादा विरक्त हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में उनको वो चीज समझा पाना थोड़ा कठिन है। अच्छा, एक माध्यम आपने बनाया है, इसके माध्यम से पारदर्शी अचीवर एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने युवा पीढ़ी को, बच्चों को, देश के भविष्य को
नई दिशा में ले जाके सनातन संस्कृत के विषय में बताएं। बताएं। जी जी प्राचीन इतिहास के विषय में बताएं। जी 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 अच्छा, जी जी ये जी यही हमारा उद्देश्य है कि अच्छा। उन्हें हम एक सही दिशा में ले जाने की ओर, ताकि वो अध्यात्म की ओर लौटे। तो कैसे लौटेंगे? जी कैसे लौटेंगे? अगर हम सीधा सीधा उनको बताएंगे, नहीं समझेंगे। जी तो मैंने एक एक विचार लिया है। उस विचार के तहत हमने ठीक जो बहुत सारे कॉन्टेस्ट चलते हैं, जी जिसमें गीत, फिल्मी गीत और नृत्य, फिल्मी डांस, फिल्मी जो संगीत, कुल मिलाकर के बेसिकली जो जिससे हम उनको उबारना चाहते हैं। उबारना चाहते हैं या जिनका हम उदय करना चाहते हैं, वो पूर्ति ना होकर के वो डिमोरलाइजेशन की ओर जा रहे हैं। जी जी आधुनिकता का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने अध्यात्म और अपनी संस्कृत से विरक्त हो जाएं। यानी यही भारतीय संस्कृत से रूबरू करना चाहिए। भारतीय संस्कृति एक ऐसा संस्कृति है, ऐसा देश है, ऐसी अध्यात्म यहाँ का है जिसने पूरे विश्व को राह दिखाई है। पूरा विश्व अगर राह ग्रहण किया है तो उसका प्रमुख केंद्र है भारतीय संस्कृत, भारतीय अध्यात्म। आज से पहले जब कुछ नहीं होता था, अगर हम बात करें तो 14वीं शताब्दी से वास्को डिगामा और अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, उसके पहले कुछ था नहीं था। लेकिन भारतीय संस्कृत हजारों हजार साल पुराना है। हमारे आदर्श रहे राम, कृष्ण, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, ये हमारे उदाहरण है। अच्छा सुशील जी, ये बताइए कि आप क्या वर्तमान में लगता है कि भारतीय समाज पर पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृत का दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण सनातन संस्कृत विलोप की ओर अग्रसर है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। ये बहुत जबरदस्त पड़ रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य अगर हम बोले तो लॉर्ड मैकाले ने जब ये शिक्षा लाए थे, जो शिक्षा आज हावी है, इस शिक्षा पर बहुत सारे विद्वानों ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस पर बहुत काम किया था। और उस पर लॉर्ड मैकाले की शिक्षा को हावी ना हो, इसके लिए उन्होंने बराबर प्रयासरत रहे। लेकिन आज अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि लॉर्ड मैकाले अपनी शिक्षा को स्थापित करने में पूरी तरह से सफल हो गया है। आज जन जन के मन में केवल एक ही उद्देश्य रह गया है कि हम अपने बच्चे को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाए। यानी हमारा केंद्र बिंदु दिमाग या संस्कृत या अध्यात्म या व्यक्तित्व निर्माण उससे मतलब ना हो करके, उससे मतलब नहीं उसको। हाँ, केवल अच्छी नौकरी मिल जाए और रहन सहन बड़ा अच्छा हो जाए, बस केवल इस किस बात का रहन सहन अच्छा हो जाएगा? यदि आप अपने पिता को नहीं पूछते तो आपका कौन सा रहन सहन अच्छा हो गया? आप ही से मैं पूछता हूं, बताइए कोई रहन सहन अच्छा हुआ? नहीं हुआ। यदि आप अपने सखा संबंधियों के साथ गुरजन है, परिवारजन है, उनका सम्मान नहीं करेंगे तो आपका रहन सहन किस बात का अच्छा होगा? क्या कि अब आधुनिक हुए, किस बात का हो गया? आप अपनी पत्नी और अपने एक बच्चे को लेकर के करेंगे, क्योंकि बच्चा भी तो आगे वही चलेगा ना, फिर कहां होगा? ये तो विघटन है। नहीं, वही आप ही को देखेगा, आगे बढ़ेगा, जो जैसे आप कर रहे हैं वैसा वो करेगा आपके साथ। यानी विघटन है ना। हाँ, समाज का विघटन है। धीरे धीरे करके समाज खत्म हो जाएगा और अराजकता की ओर हम लोग पूरी तरह से बढ़ जाएंगे। इसलिए वर्तमान में सनातन संस्कृत के लिए सभी संस्थाओं को, सभी सामाजिक संस्थाओं को आगे आना चाहिए और धन की लालसा को त्याग कर सच्चे हृदय से सनातन के लिए काम करना चाहिए। और पारदर्शी विकास समाचार पत्र, जिसका मूल मंत्र ही है राष्ट्रवाद प्रथम। अच्छा, ये बताइए कि आपको लगता है कि वर्तमान समय में सनातन संस्कृत के पुनर्जागरण का समय आ गया क्या? पुनर्जागरण होना चाहिए सनातन संस्कृत का। अरे पुनर्जागरण कैसा प्रश्न कर रहे हैं आप? बताइए। पुनर्जागरण, अरे ये कोई बात हुई? पुनर्जागरण, अरे भाई साहब, अगर हम पुनर्जागृत नहीं होंगे तो हम संस्कारित करेंगे तो धीरे धीरे हम अपने सबको नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता जिस तेजी से बढ़ रही है, हमारे ऊपर हावी हो रही है। आप अभी बता रहे हैं कि बच्चों का और पेरेंट्स का उद्देश्य एक ही है कि हमें इंग्लिश सीख लें
और अच्छी नौकरी मिल जाए, बस हमारा उद्देश्य जीवन का पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया। है ना जी। तो इससे तो समाज विघटन क्यों बढ़ रहा है? जी। जब समाज विकसित होएगा तो राष्ट्र स्वतः टूट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल राष्ट्र निर्माण में सहायक नहीं होगा, ये नहीं होगा, बिल्कुल। राष्ट्र का, हमारा राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, कोई पूरा राष्ट्र ही नहीं, पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। पूरा सिस्टम ही फेल। इसलिए सनातन संस्कृत का पुनः जागरण का समय आ गया है। व्यक्ति सनातन के अभाव में जिस राह पे चल रहा है, उस राह के अनुसार व्यक्ति अपना पतन स्वयं कर रहा है। जो आधुनिकता के राह पर चलकर पाश्चात्य संस्कृति ने उस संस्कृत को त्यागना शुरू कर दिया है और भारतीय संस्कृत को पुनः अपनाना शुरू कर दिया है। और यहाँ उल्टा हो रहा है, और हम लोगों को पाश्चात्य सभ्यता को पूरी तरह से हावी किया जा रहा है और वो दिन दूर नहीं है। यही क्रम चला तो हम पूरे ही सिस्टम का तहस नहस हो गए। तो इसलिए हमें सनातन की संस्कृत को उदय के लिए कार्य करना ही होगा। इसमें आपको लगता है कि इसमें कुछ शक्तियां लगी हुई हैं, जैसे सनातन संस्कृत? बहुत सी शक्तियां लगी हुई हैं। हमारे देश के बहुत सारे नेता, राजनीतिक दल, मैं किस किस का नाम लूं, बहुत सारे राजनीतिक दल दिन रात सिर्फ इसी सनातन संस्कृत को तोड़ने पर लगे हुए हैं। स्टेटमेंट देते हैं, जो सिर्फ उनके स्टेटमेंट तो छोड़िए, उनके प्रॉपर स्टेटमेंट यही आते हैं। आप एक बात बताइए, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि यदि किसी व्यक्ति को धन के लालसा में किसी की व्यक्ति का सिद्धांत विहीन होकर के किसी का समर्थन करना, धन की लालसा में आकर के, यदि एक राजनेता ऐसा करता है, यदि एक नेता ऐसा करता है, तो ऐसी स्थिति में उस समाज का वो सबसे ज्यादा दोषी व्यक्ति होता है। विघटनकारी हुआ समाज को, सबसे अधिक दोषी व्यक्ति अगर कोई होता है तो वो नेता होता है जो जानबूझकर समाज को विघटित करने के लिए कार्य कर रहा है। हमें ऐसे नेताओं से सावधान रहने का वक्त आ गया है। हमें विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपनी संस्कृत को, अपनी सभ्यता को, जो कि एक जीने की कला सिखाती है, जो एक सिद्धांतों पे चलना सिखाती है, जो हमें नैतिक मूल्यों पे चलना सिखाती है, जो हमें परिवार जोड़ने की कला सिखाती है, जो समाज जोड़ने की कला सिखाती है, जो राष्ट्र जोड़ने की कला सिखाती है, हमें उस अध्यात्म को लेके चलना ही पड़ेगा। अच्छा सुशील जी, बताइए कि आपको ठीक सनातन संस्कृत के पुनः जागरण पर आप जोर दे रहे हैं। अपने जो युवा पीढ़ी है और देश के जो भविष्य हैं, बच्चे जो परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण करते हैं, इनको सनातन संस्कृत का बोध कराने के लिए आपके पास क्या कार्यक्रम है? देखिए, पहली बात तो हम जिनका के माध्यम से कि आसानी से सनातन संस्कार का बोध हो और इस पे गौरव और गरिमा हो, हम लोगों को हमारा गर्व हो कि सनातन संस्कृत विश्व की सबसे बड़ी संस्कृत है और जितनी संस्कृत हैं, अन्य संस्कृत इस पे आधारित है। यह कहना चाहते हो ना? जी जी। अच्छा, अभी आपने पूछा कि लोगों को ये जो संस्कृति है इसको हम कैसे करेंगे? जी, आपका प्रश्न यही है, कैसे बोध कराएंगे कि हमारी संस्कृत अव्वल है देखिए विश्व में। इसके लिए अगर हम बात करें तो पहले हम 2-3 बिंदुओं पे आपसे चर्चा करेंगे, बताएंगे। पहला तो ये कि ऐसा नहीं है कि हमारे राष्ट्र में पूरी तरह से पाश्चात्य संस्कृति हावी हो गई है और राष्ट्र के लोग काम नहीं कर रहे हैं। हमारा एक संगठन है, हमारे देश में एक संगठन है जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं। जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का केवल और केवल एक विचारधारा है, समाज का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण और नैतिक मूल्यों का संरक्षण। नैतिक मूल्यों का संरक्षण, यानी कि उस पर पूरी तरह से कार्य कर रहा है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निरंतर कर रहा है। जी। हमारे एक समय था जबकि प्रत्येक परिवार से एक बच्चा संघ की सेवा में जाता था, लेकिन आज धीरे धीरे मैकाले की शिक्षा इतनी ज्यादा हावी हो गई है और कुछ ऐसे लोगों ने आरएसएस को बदनाम करने के लिए बहुत सारे काम किए, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक को दिन रात सिर्फ अच्छाइयों को छोड़ करके केवल बुराई लादने का प्रयास करते हैं। जबकि यदि उनसे पूछा जाए
कृपया एक बुराई तो बताइए, तो शायद उनके पास कोई बुराई बताने के लिए नहीं होगा। एक्चुअली लोग कहते हैं लेकिन नहीं, ये आरएसएस सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, ये सब आरोप लगाते लेकिन रहते हैं। सांप्रदायिकता है ही नहीं। हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सांप्रदायिक सांप्रदायिक है ही नाम नहीं, का कुछ है ही नहीं। वो समाज निर्माण की ओर है, समाज निर्माण के लिए कार्य करते हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करते हैं, व्यक्तित्व निर्माण के कार्य कर रहे हैं, आपका चरित्र निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं। संघ ने कभी किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कभी कोई काम नहीं किया है, और ना ही किसी धर्म का सहारा लिया, किसी धर्म का सहारा नहीं, किसी धर्म का सहारा नहीं लिया, केवल व्यक्तित्व निर्माण के लिए काम किया है। संघ एक ऐसा संगठन है जो आज भारतवर्ष को अगर जीवित रखे हैं, हम कहीं ना कहीं संस्कार को जीवित रखा हुआ है, तो इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक अनुकरणीय है, एक उनके लिए अभिनंदन के पात्र है। इनका हम जितना अभिनंदन करें, जितना स्वागत करें कम है, जितनी इनकी हम प्रशंसा करें कम है। इन्होंने राष्ट्र के लिए जो कार्य किया है ये प्रशंसनीय है, पहली बात। प्रशंसा के दूसरी बात, हां, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग कथावाचक या धर्म की आड़ पर बैठकर लोगों को धनोपार्जन के लिए काम करते हैं, वो गलत है। वो ऐसे लोगों को हमें विरोध करना चाहिए, या विरोध ना करें तो हम उसका अनुसरण, उनका सम्मान नहीं करना चाहिए, उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि इस प्रकार के लोग भी समाज के ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। चूंकि ये क्या करते हैं, ये लोग हमारी नाव पर बैठ जाते हैं और हमारी नाव पर जाकर के बीच में छोड़ देते हैं। अब बीच धारा में जब मेरी नाव फंसी होती तो मुझे तो कुछ रास्ता दिखता नहीं, मैं क्या करूं कि मेरा अध्यात्म क्या है, मेरी संस्कृत क्या है, मुझे पता ही नहीं। इस वजह से ये धनोपार्जन की लालसा के से लेकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण जो लोग कर रहे हैं, इसको भी समझना बहुत जरूरी है और इनका बहिष्कार करना चाहिए। समाज के ऐसे लोगों को, इस प्रकार के लोगों का बहिष्कार भी करना चाहिए। अब तीसरा पक्ष आता है कि पारदर्शी विकास इसके लिए क्या करना है। जी, पारदर्शी विकास ने पहले भी बताया कि पारदर्शी अचीवर नाम से एक कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। राष्ट्रवाद के लिए अनेकों कार्यक्रम पारदर्शी विकास करती रहती है, लेख के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से, जागरूकता फैलाने के माध्यम से, अनेक माध्यमों से पारदर्शी विकास समाचार पत्र कुछ न कुछ कार्य करता रहता है। वर्तमान में भी पारदर्शी विकास समाचार पत्र एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है जिसका नाम है पारदर्शी अचीवर। यह एक सम्मान है जो हम उस विजेता बच्चों को प्रदान करेंगे जिसका उद्देश्य है कि सनातन का आगाज हमारा, अगर देखें तो जो मुख्य हमारा स्लोगन है वो है पारदर्शी विकास की है आवाज, सनातन संस्कृत का हो आगाज। स्लोगन भी हमारा यही है जी। और हम इसी को लेकर के बच्चों के बीच में ये भावना जागृत करना चाहते हैं कि हम विजेता बने। और जब विजेता बनने की लालसा बच्चों के दिल में आती है, तो किसी के भी दिल में आती है, तो वो उस कार्य को और ज्यादा बढ़ चढ़ के करता है। उसे नहीं पता कि प्रतियोगिता में कौन सा बच्चा क्या तैयारी करके आएगा। इसकी वजह से बच्चा ज्यादा से ज्यादा सनातन संस्कृत की तैयारियां करेगा, और जब ज्यादा से ज्यादा सनातन संस्कृत की तैयारियां करेगा तो वो उतना ही यहां पर अपनी प्रस्तुतिकरण करेगा, और जब वो अपनी प्रस्तुतिकरण देगा तो उसमें से हम विजेता चुनेंगे और विजेता को हम पुरस्कृत करेंगे, उसे सम्मानित करेंगे, उस विद्यालय को भी सम्मानित करेंगे। जिस विद्यालय के वो छात्र होंगे उस विद्यालय को भी सम्मानित करेंगे, और विद्यालयों से मैं निवेदन भी करूंगा कि वो उनकी तैयारी अच्छी तरीके से सनातन को लेकर के कराएं। मेरे इस कार्यक्रम में कोई फिल्मी गीत नहीं होगा, कोई आधुनिकता नहीं होगी, फिल्मी नृत्य भी नहीं होगा, हमारे में सिर्फ अध्यात्म, संस्कृति और ऐतिहासिक इन विषयों पर ही उसे अपनी प्रस्तुतिकरण देना होगा।
उद्देश्य यदि हम इस चीज को लाके रखते हैं तो सने सने बच्चों के मस्तिष्क में संस्कृत के प्रति उसकी जागरूकता बढ़ेगी, और जब अध्यात्म बढ़ेगा तो बहुत सारी जो कमियां हैं, जैसे मैंने बोला कि नाव बीच में खड़ी करके उतर के चलेंगे तो बच्चा कहां जाए डगमगाता है, तो ऐसी स्थिति में वो भटक जाता है। तो भटकने की राह कब आसान होगी? जब उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसका अध्यात्म मजबूत होगा। तो उसी क्रम को लेकर के पारदर्शी विकास समाचार पत्र ये कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है, और इसके लिए पहले मैंने सोचा भी था कि इस कार्यक्रम को हम मई में पूर्ण करेंगे, लेकिन फिर एक विचार के तहत ये तय हुआ कि यदि हम विद्यालयों को समय नहीं देंगे तो विद्यालय अच्छे विद्यार्थियों को, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को संस्कृति और अध्यात्म के प्रति जागरूक कर पाने में सफल नहीं होंगे। लिहाजा हमने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी कि 7 महीने का मैंने समय उनको दिया कि 7 माह अप्रैल को भी शामिल करते हुए आने वाले 6 माह वो अपने बच्चों को अच्छे से तैयार कराएं, और अच्छे से तैयार करा करके अक्टूबर में इस प्रतियोगिता में अपने बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करें जी, जिससे कि वो अधिक से अधिक अच्छी प्रस्तुतिकरण कर सकें। और मेरा उद्देश्य भी है, मैं सभी विद्यालयों में जाऊंगा और सभी विद्यालयों के प्रबंधन और वहां के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक आदि से मिलकर के अपनी बात उनके सामने रखूंगा और उनसे अनुग्रह करूंगा कि वो सनातन संस्कृत के पुनर्जागरण के लिए अपने बच्चों को मोटिवेट करें, उनमें ज्यादा से ज्यादा ये शिक्षाओं का प्रवेश कराएं, वो उसके प्रति जागृत हों, जागरूक हों और अपनी प्रस्तुतिकरण बेहतर तरीके से करें। ये मेरा बोल। सुशील जी, जो पारदर्शी अचीवर कार्यक्रम आप संचालित करने जा रहे हैं, क्या यह व्यक्तित्व निर्माण, परिवार और समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण में सहायक सिद्ध होगा? जी, सनातन संस्कृति मुझे हर पल शिक्षा देती है। अगर मैं कहूं, अभी मैं आपको एक बात बताता हूं किस प्रकार से सहायक होगा। देखिए, मत भूलिए पीयूष जी, जब आप छोटे थे मुझे अच्छे से पता होगा कि आपके माता पिता आपसे, आपके पड़ोसी को भी अंकल नहीं चाचा कहलाते थे जी, ताऊ कहलाते थे, बाबा कहलाते थे, संबंधों में दादी कहलाते थे। इन संबंधों में आत्मीयता होती है, और जब ये संबंध हम मुख से बोलते थे तो मैं उन्हें उसी ही रूप में देखता था, भावना भी वैसी आती थी। और जब मैं उसी रूप में देखूंगा तो वो दादी जिनको मैं बोल रहा हूं वो मुझे अपने पौत्र के रूप में ही देखती। अवश्य मैं अपने घर में खाना ना खा करके उनके यहाँ भी खाना खा के आता था। जी, अधिकतर भावनाएं होती थी, भावनाएं होती है। ये आत्मीयता, ये किसकी वजह से था? ये सनातन संस्कृति की वजह से। हम दूसरों का सम्मान करना है, क्या है? ये हमारी सनातन संस्कृति है। हम चींटी को भी पूजनीय मानते हैं जी, हम सर्प को भी सुपूजनीय मानते हैं, हम हिंसक जीव शेर को भी पूजनीय मानते हैं, हम पत्थर को भी देवता मानते हैं। ये कौन सी संस्कृत सिखाती है? ये भारतीय संस्कृत सिखाती है, ये हमारा अध्यात्म सिखाता है। जब मुझे इन सब चीजों पे झुकना सिखाता है तो वो संस्कृत का चरित्र निर्माण नहीं सिखाएगा, वो चरित्र निर्माण अवश्य सिखाएगा। वो हमें परिवारों को जोड़ना सिखाएगा। हम अपने परिवारों में जो संबंधों से विच्छेद होता जा रहा है और अर्थ की तरफ भागते चले जा रहे हैं, अंधी दौड़ की तरफ भागते चले जा रहे हैं, मुझे नहीं पता ये अर्थ मुझे कहां लेके जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने को और अपने बच्चों को, अपने जो भी मुझे करीबी लग रहा है उनके पीछे हम भाग रहे हैं, अर्थ के पीछे भाग रहे हैं और भगा रहे हैं। यहां तक कि हम अपने उन संबंधों को भूलते जा रहे हैं, अपने भाई से संबंध खत्म करते जा रहे हैं, अपने पिता से संबंध खत्म करते जा रहे हैं, माता से संबंध खत्म करते जा रहे हैं, चाचा से संबंध खत्म करते जा रहे हैं, ताऊ से संबंध खत्म करते जा रहे हैं। हमारे संबंध कहां बचेंगे? हमारे परिवार कहां रहेंगे? हम परिवारों को, रिश्तों को भूलते ही चले जा रहे हैं। और यदि हम ऐसे ही भूलते चले जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम पतन की रूपी तालाब में, कुएं में गिरने से मुझे कोई नहीं बचा सकता। इसका मतलब इस सनातन संस्कृत के माध्यम से आप व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं जी। जब व्यक्तित्व का निर्माण होगा तो एक सशक्त परिवार बनेगा। जब सशक्त परिवार बनेगा
तो एक शानदार समाज बनेगा और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। जी। सुशील जी, इस कार्यक्रम में, भारतीय अचीवर कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप इस कार्यक्रम में सफल हो और एक नए समाज का निर्माण करें जो सनातन संस्कृत के प्राचीन गौरव गरिमा वैभव का गुणगान करे और हमारी खोई हुई विरासत को पुनः जागृत करे और उस पर गर्व करे। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।